हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद। टुडे विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। अब वो SN2 रिएक्शन क्या रहती है, कैसी रहती है, क्यों उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं, ऑल द थिंग्स विल डिस्कस। बेसिकली ये जो पार्ट है SN2 रिएक्शन का, ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और अरीन का पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट डू मीन बाय SN2 रिएक्शन। SN2 का लॉन्ग फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। क्या लॉन्ग फॉर्म होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। अब कुछ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर, सो दैट वी कैन गो अहेड। कि सब्स्टिट्यूशन करना है मतलब क्या करना है, अपने को कोई चीज को निकाल कर दूसरी चीज लगाना है उसकी जगह पर, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात है न्यूक्लियोफिलिक। क्या टर्म है? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक देखो, अब न्यूक्लियोफाइल मतलब केमिस्ट्री में इन जनरल न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? In general, it is the nucleophile नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, या ऐसी स्पीसीज भी होते हैं जिनके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स। लोन पेयर। और कुछ न्यूट्रल टाइप की न्यूक्लियोफाइल भी रहते हैं जो दिखते नहीं है एक न्यूक्लियोफाइल है, बट एक्चुअली दे आर द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। वेल, मैं फिलहाल इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ न्यूक्लियोफाइल के। फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, या कम से कम जिनके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कंसीडर द अमोनिया। नाइट्रोजन दिखता है तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या रहता है, एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। बाकी यहाँ पर NH3 वगैरह रहेंगे। सो पहला टर्म देखिए अपने सब्स्टिट्यूशन, एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगाना है वहां पर, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। दूसरा टर्म देखिए अपने न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, या इसको लेविस के लैंग्वेज में लेविस बेस भी कहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहता है इस पर, लोन पेयर पेयर की स्पीसीज भी बोल सकते हैं तुम। और एक है बायोमोलिकुलर। अभी जो बायोमोलिकुलर टर्म है, ये एक्चुअली बायोमोलिकुलर टर्म रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड रहेंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिकुलर। तो एक एक चीज को डिटेल देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक जनरल एग्जांपल से। सपोज आई कंसिडर, एक बात बता दो ये रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में, ये बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड SN1 SN2 E1 E2 मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जो आते रहते हैं एग्जाम में, यूजुअली आते रहते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और ये ऐसा नहीं है कि ये एक दो रिएक्शन है, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर तुम सब्स्टिट्यूशन समझ जाते हैं तो तुम बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, एलिमिनेशन समझते हैं तो तुम बहुत सारे एलिमिनेशन कर सकते हैं, एंड सो। तो ये ऐसा समझो कि ये एक तुमको मैकेनिज्म, एक रूट बता देंगे बहुत सारे रिएक्शंस को करने का, समझने का। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं अपन, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय SN2 रिएक्शन। सपोज आई कंसीडर द एग्जांपल, ओके, मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा CH3Br, दूसरा मॉलिक्यूल NaOH। ठीक है, ये NaOH डेफिनेटली थोड़ा सा एक्वस मीडियम में लेना पड़ेगा तुमको, एक्वस या वाटर मीडियम में। एंड दिस CH3Br इज कॉल्ड एज मिथिल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम इसका ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसके नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ सकते हैं पहले। वेल, थोड़ा हीटिंग रिक्वायर रहेंगे इसको। सिंपल मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ से ब्रोमीन निकाला हूँ मैंने, यहाँ से Na रिमूव कर रहा हूँ मैं, लाइक दिस, एंड द आंसर विल बी CH3OH प्लस, साइड प्रोडक्ट बोलो, NaBr। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? दैट इज कॉल्ड एज मिथेनॉल। नाम तो सुने कि इसका? नहीं सुने?
मिथेनॉल टॉक्सिक रहता है, थोड़ा अल्कोहल है, अल्कोहल फैमिली का मेंबर है मिथेनॉल। उसके बाद मेंबर आता है इथेनॉल। वेल इथेनॉल के बारे में सबको पता है, मिथेनॉल टॉक्सिक अल्कोहल रहता है। सो रिएक्शन तो बोलेंगे सर ये तो रिएक्शन बहुत सिंपल दिख रही है, कि इतना सिंपल है? नहीं, इसके पीछे अपने को इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। अब देखो जो मॉलिक्यूल रहते हैं आंखों से दिखते तो नहीं किसी से। मैं भी केमिस्ट्री टीचर हूँ, 9 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं बोलता कि मैंने मॉलिक्यूल को आंखों से देखा है ऐसे। बराबर है कि नहीं? सो ह्यूमन आई से मॉलिक्यूल को देखना इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, रिएक्शन कैसी होती होंगी उसके लिए कुछ मैकेनिज्म डिटरमाइन करते हैं। काय के बेस पर करते हैं सब कुछ अपन, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इट इज पॉसिबल टू इमेजिन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो अब वही अपने को डिस्कस करना है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे रहता है। या एक मराठी में एक सेंटेंस है, जैसा दिसते तसं नसते, काहीतरी गड़बड़ असते। ये इतनी जो सिंपल रिएक्शन दिख रही है तुमको, उतनी सिंपल रिएक्शन है ही नहीं। इसके पीछे क्या क्या हुआ होगा सर्कस, वो सर्कस अपने को देखना है। दैट इज कॉल्ड एज एसिंटो रिएक्शन। ओके। सो चलते हैं आगे। ओके, एसिंटो रिएक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं एसिंटो रिएक्शन के बारे में कि इसके अंदर होता क्या है। सो मैकेनिज्म पर डिस्कस करते हैं। ये कार्बन कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्रोमीन। अब यहाँ पर कैसा है, ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो एक हाइड्रोजन को प्लेन के ऊपर बनाना पड़ता है ऐसा, लाइक दिस। इट इज कॉल्ड एज अबोव द प्लेन। क्या कहते हैं ग्रुप को, दिस ग्रुप इज सपोज टू बी अबोव द प्लेन, मतलब ये प्लेन के ऊपर है। ठीक है। और एक ग्रुप को या एटम को, सपोज आई कंसीडर हाइड्रोजन हियर, इसको प्लेन के पीछे बताना पड़ेगा, लाइक दिस। डैश डैश जैसे इंडिकेट कर सकते हो तुम इसको, यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है। तो ये मैंने वही लिखा मॉलिक्यूल। ये कैसा पता है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109 का रहता है। अब तुमको पता है ये पूरा 109 से कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। 360 का तो रहता है अपने पास में टोटल सर्कल, अगर कंप्लीट किए तो होगा नहीं एडजस्ट हो। तो क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल स्पेस में खुद को ऐसा अरेंज करता है सो दैट मिनिमम रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड, सो दैट इट कैन बिकम स्टेबल। ऐसा बीबीटी, वीसीपीआर थ्योरी, ये सभी थ्योरी का यही मानना है कि मॉलिक्यूल अपने आप को स्पेस में कैसा अरेंज करता है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है। अब पीछे से एक सांप की एंट्री होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। अपने पास में नेगेटिव चार्ज लेकर आता है। ओके। सो यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करता हूँ, दैट इज NaOH में से OH माइनस लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है ना। ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। ऐसा अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। काय पर अटैक करता है, कार्बन पर। अटैक काय पर करता है, कार्बन पर अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करता है। जैसे जैसे ये अटैक करना शुरू करता है, यहाँ से स्लोली स्लोली ब्रोमीन निकलना शुरू होता है। ठीक है। एक हार्ड सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करता है, वो कैसी रहती है देखो। जिसके अंदर ब्रोमीन निकलना शुरू रहेगा और OH लगना शुरू रहेगा, मतलब अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज ब्रोमीन इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। निकलने वाला ग्रुप जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। ठीक। सो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जिस सी डैश 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 ब्रोमीन, अब पूरा निकला भी नहीं है। ठीक है। तो तुम इस पर आधा नेगेटिव चार्ज या थोड़ा नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल नेगेटिव डेल माइनस। और यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा 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 अटैच होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज OH। इस पर भी थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा तुमको, यानी आधा आधा बांट दिया अपन ने एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। कार्बन तो फंस गया बेचारा, कार्बन की वैलेंसी जा रही है। सो यहाँ पर कैसा बता दिया अपन, ये ऐसा बता दिए। एक यहाँ पर रिमेनिंग ग्रुप रिमेन एज इट इज, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 5 हो गई। ठीक है। एक हेड, ये यहाँ पर अपने हाइड्रोजन बिलो द प्लेन दिखा देते हैं, लाइक दिस। ठीक है। और एक हाइड्रोजन कैसे बता देते हैं, अबो द प्लेन बता देते हैं, like this। अब नीट में जेई मेंस के लिए मेन बात बता रहा हूँ यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट के बारे में और क्या क्या बातें डिस्कस कर सकते हैं अपन। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, बहुत खास बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, एक्चुअली इसके अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये वाला। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, पहले ये यहाँ पर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ठीक है ना, ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन? तो आंसर sp2। अब तुम कहेंगे सर ये भी नहीं समझा, तो मैं बोलूंगा तुमको सबसे पहले तुम एक बार हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट समझो। व्हाट डू मीन बाय sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। इधर अपन एक आध लेक्चर के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहता है इसके अंदर। वेल, तो इसके अंदर तुमको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन रहता है और ओवरऑल ये बन जाता है प्लेनर। ठीक है, या इसके लिए पर्टिकुलर बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल, ये एक टाइप का ज्योमेट्री में चले जा रहे हैं अपन। ट्रायगोनल बायपिरामिडल बाय, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है तुमको। नीट में जेई मेंस वाले अच्छी तरह से पढ़ लो हाँ। तुमको चाहिए कि तुम दो मेन चैप्टर ऑर्गेनिक के स्टार्ट में अच्छी तरह से पढ़े। पहला चैप्टर है जीओसी, और उसके बाद में तुमको पढ़ना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म। ये अगर दो तुम पढ़ते हैं फंडामेंटल, तो तुमको ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर जीओसी के अंदर इफेक्ट वगैरह क्लियर हो जाते हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और बहुत सारी चीजें क्लियर होती है उसके अंदर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह सब कुछ है, बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म का भी पार्ट है। वेल, सो समझ में आ रहा है यहाँ तक ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। फिलहाल मैं इसको ज्यादा डील नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको याद रखना है कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पहले आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी मॉलिक्यूल बुरा फंसा है यहाँ पर। कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाती है? 5। कितनी वैलेंसी होती है यहाँ पर? कार्बन की 5 वैलेंसी होती है। ये बात भी ऑब्जेक्टिव में तुमको याद रखना है अच्छी तरह से। द वैलेंसी ऑफ कार्बन हियर विल बी 5। उसके बाद क्या होता है, जैसा यहाँ पर ब्रोमीन धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ था, अब यहाँ पर कंप्लीटली ब्रोमीन निकल जाता है और OH ग्रुप यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, और इसके बाद एंड आफ्टर दिस स्टेप वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस। एग्जैक्टली इधर के साइड से यहाँ पर OH ग्रुप लग गया, कंप्लीटली लग गया, और यहाँ से कंप्लीटली ब्रोमीन निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बना रहा हूँ लाइक दिस, एंड one hydrogen is above the plane, another hydrogen is below the plane। so ऐसे इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, एक सिंपल वे में समझने के लिए कैसे समझना है इसको, इसको समझने के लिए एक बात समझ सकते हो तुम। SN1 रिएक्शन भी है, इसके बाद SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन है, दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन है। तो एक बात ऐसे समझो तुम SN2 रिएक्शन के बारे में, कि सपोज तुम रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। तो वहां पर ट्रेन कैसी आएंगी? एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है। ठीक है ना, एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये आने वाली ट्रेन है, एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, दिस ब्रोमीन इज लिविंग ग्रुप, ये जाने वाली ट्रेन है। तो एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है। तो SN2 रिएक्शन के अंदर ये सब कुछ एक ही स्टेप में होता है। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट रिएक्शन, यानी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप इन SN2 रिएक्शन। SN1 में नहीं होता वैसा। SN1 की एग्जांपल कैसा, कि सपोज कोई एक ट्रेन आ रही है, तो जो स्टेशन पर ऑलरेडी खड़ी हुई ट्रेन है उसको पहले निकाल दो, खाली करो जगह, और बाद में वहां पर कोई इनकमिंग दूसरी ट्रेन लाओ। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या बताया मैंने, एक ट्रेन आ रही है तो दूसरी ट्रेन जा रही है, यानी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and departure of being group takes place in a single step। That's why in organic chemistry this type of mechanism is called as concerted mechanism। क्या कहते हैं इसको? such type of mechanism is called as concerted mechanism, है ना। एक ही स्टेप में, एक झटके में सब कुछ काम होता है। ठीक है, ओके। और क्या खास बात याद रखना है SN2 रिएक्शन के बारे में?
SN2 रिएक्शन के बारे में तुमको लिविंग ग्रुप की सीक्वेंस याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना पॉइंट, ठीक है ना। तो आर यानी अल्किल ग्रुप, आयोडीन का निकलने का पावर ज्यादा रहता है, ज्यादा साइज के कारण, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन, और फ्लोरीन को तो छोड़ ही दो, फ्लोरीन इज सपोज टू बी बैड लिविंग ग्रुप। सीक्वेंस याद रहेंगे सबको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो सबको पता है, सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट है। रिवर्स सीक्वेंस याद रखना है तुमको, सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप पावर निकलने का अच्छा पावर किसका रहता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन। तो लाइक दिस ऐसा तुमको याद रखना है। और क्या याद रखना है एग्जाम में एमसीक्यू के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट कौन से टाइप के यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर तुमको नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट यूज करना चाहिए। कौन से टाइप के सॉल्वेंट यूज करना चाहिए, नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट यूज करना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट है, सिंपल है। सपोज अपने पास में तीन एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, और ऑक्सीजन है। अगर इनको डायरेक्ट डायरेक्ट तुमको हाइड्रोजन लगा हुआ दिखता है, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट इनसे जैसे बनेंगे। सपोज यहाँ पर एक सॉल्वेंट मैं लेता हूँ अमोनिया, ठीक है ना, H2O, ये इस टाइप के सॉल्वेंट है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं पोलर। और साथ में इसमें हाइड्रोजन भी आया, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है यहाँ पर। ये भी क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर तुमको पोलर सॉल्वेंट या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने की जरूरत नहीं। क्यों यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर ये सॉल्वेंट को यूज कर लिया, पोलर सॉल्वेंट को, तो क्या करते हैं, जो अपने पास में न्यूक्लियोफाइल है उसको घेर लेते हैं। उसको केमिस्ट्री में एक टर्म है उसके लिए, डेट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन, सॉल्वेशन। सपोज किसी को घेर लेते हैं, एक्सवाइजेड मूवी में देखे होंगे तुमने, हीरो को बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं। तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, सपोज आई कंसिडर OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, और उसको अगर ये लोगों ने घेर लिए, यानी कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने घेर लिया, जस्ट लाइक H2 है, NH3 है, तो ये उसको घेर लेंगे। अब घेर लिया अगर उन्होंने, तो वो काम कैसा करेंगे फिर प्रॉपरली। तो रिमेंबर वन थिंग, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना और बोर्ड एग्जाम के लिए भी याद रखना कि डोंट यूज पोलर सॉल्वेंट, यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर, ठीक है। और क्या खास बात याद रखना है इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट वगैरह रिएक्शन में पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है ना। वो रीअरेंजमेंट क्या रहता है वो सब कुछ SN1 रिएक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ। और मेन बात इसका रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ, क्या क्या लिए थे अपन ने, CH3Br लिए थे अपन ने, बराबर। क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो दोनों पर डिपेंड करेंगे, और एक लिए थे अपन ने बेस NaOH, OH माइनस। सो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये रहता है दोनों पर डिपेंड करता है, मींस CH3Br के कॉन्सेंट्रेशन पर एज वेल एज बेस के कॉन्सेंट्रेशन पर। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखनी बात, reaction is called as, because the rate of reaction depends upon the concentration of reactant CH3Br as well as base, that's why reaction is second order reaction। ये तुमको एग्जाम में याद से एक पॉइंट लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो इस पर मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लास्ट, EPD, एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। तो
दो एक्सिस कंसिडर कर रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये भी बनाना है एग्जाम में और याद भी रखना है इसके बारे में। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर तुम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो तुम फ्री एनर्जी। अब दोनों काम एक साथ हुए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्टेट, ठीक है ना। तो एक ही कर्व बनता है इसके अंदर। सपोज यहाँ पर मैं रिएक्टेंट ले रहा हूँ, ये चलिए अपने रिएक्शन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एक साथ यहाँ पर ये निकलना शुरू भी हो गया है, एंड फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है ना। इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप दे सकते हो तुम यहाँ पर, लाइक दिस, ये गैप, दैट इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच इंडिकेट करते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी लगती है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर बनती है तुम्हारे पास में ट्रांजिशन स्टेट, जो अपन ने बनाए थे, 5 वैलेंसी थी जिसके अंदर यहाँ पर रिएक्टेंट है मींस मिथिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर प्रोडक्ट है P मींस CH3OH। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सॉल्वेंट कैसे यूज करना, रिएक्टेंट कैसा रहता है, अटैक कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, ऑल द बेसिक टर्म्स आर इन्वॉल्व इन टुडेस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss about SN1 reaction. So goodbye, have a nice day.